हेलो हेलो। ठीक है, ऑन कर लिए। इधर जो है वो बैक वाला कैमरा, बैक लाइट ऑन है, सही है अभी वाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रुक्मणी प्रकाशन। चलिए, आज हम लोग जो है मैथ्स के क्लास में आगे के चैप्टर की बात करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस और सिंपल फ्रैक्शंस आज का चैप्टर होगा। सबसे पहले कि जितने भी बच्चे नए हमसे जुड़े हैं वो आप लोग YouTube के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा कम है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको वीडियो मिल रहा है। जबकि आप ऐप से अगर हमसे जुड़ते हैं, यानी रुक्मणी प्रकाशन के ऐप से अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल, PDF फॉर्मेट, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज़, 100 टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। और एक्चुअली टेस्ट का डिस्कशन भी आपके लिए कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग अगेन, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके माध्यम से हो सकता है कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज वेरी वेरी कैलकुलेटिव चैप्टर, यानी कह लीजिए कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम बात करेंगे आज डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सिंपल फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग बात होगी। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस और सिंपल फ्रैक्शन से रिलेटेड आज बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, अगर कुछ अमाउंट है और उस अमाउंट को, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास टोटल जो है अगर 2000 रुपये है, अमाउंट जो है वो 2000 रुपये है, और इस 2000 रुपये को अगर हम 5 भाग में विभाजित करें, 2000 रुपये को अगर 5 भाग में विभाजित कर कर खर्च करें, तो जो प्रत्येक भाग का जो खर्च होगा, यानी कि प्रत्येक भाग का खर्च को भिन्न के रूप में अगर दिखाया जाए तो आप कहेंगे कि आपका 1/5 होगा। उसको आप क्या कहेंगे कि आपका 1/1/5 होगा। यानी पूरे एक भाग को आपने 5 भाग में डिवाइड किया तो फ्रैक्शंस के रूप में इसको, यानी भिन्न के रूप में इसको दिखाया जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, 1/5। जैसे इसमें भी आपको बाकायदे लिखा हुआ है कि आपका अगर कुल आय को 4 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को अगर 4 क्षेत्र में खर्च करें तो प्रत्येक क्षेत्र का जो खर्च होगा वो 1/4 होगा, जो क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्लियर है ये बात। अगर हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करें कि इसका कितना टाइप होता है, तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शंस, जिसको आपको हिंदी में साधारण भिन्न कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शंस। दूसरा होगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। और तीसरा होगा आपका जो कि कंजुगेटिव भिन्न होता है, इसको वितत भिन्न कहा जाता है, लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये सिंपल फ्रैक्शंस क्या है। यानी सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें इसको हम नुमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में, यानी ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको नुमरेटर, इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर है। तो ऐसा जो भिन्न होगा वह एक साधारण भिन्न होगा, यानी कि सिंपल एक नंबर अंश में और एक नंबर हर में अगर है तब जो फ्रैक्शन बनेगा उसको क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस कहते हैं। और उसको हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि 2/7 है, 3/9 है, यानी 3/9 को अगर आप काट लिए तो ये क्या हो गया, 1/3 है। ये जो है ये एक नंबर नुमरेटर में भी नंबर है और डिनोमिनेटर में भी नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। अश्वनी कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू
योग। चलिए अब आगे बात करते हैं कि दूसरा फ्रैक्शन क्या होता है, दशमलव फ्रैक्शंस। कि जब इसी भिन्न को, यानी कि अगर भिन्न का डिनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के रूप में हो, यानी कि जैसे 2/5 है, आप अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करें तो 0.4 हुआ, यानी कि इसको अगर लिखें तो ये 4/10, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने एक फ्रैक्शन को 10 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा, यानी जिसका भिन्न का हर क्या हो, 10 हो या 10 का कोई घात हो, पावर हो, जब हम उसके रूप में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न। जैसे आपका 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.9 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगर हम वितत भिन्न की बात कहें तो वितत भिन्न में क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित आपको रूल नहीं लग रहा होता है, कोई इसमें निश्चित नियम नहीं लागू होता है, इसमें एक चेन वाइज ये आगे बढ़ रहा होता है। जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, यानी कि यह सतत रूप से आगे की ओर इसके डिनोमिनेटर्स में कैलकुलेशन, या कह लीजिए कि आपका एल्जेब्रिक क्वांटिटीज एल्जेब्रिक एप्लीकेशन को जोड़ते हुए आगे जो भिन्न का रूप दिया जाता है, यही भिन्न क्या कहलाता है, वितत भिन्न कहते हैं। और इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है या लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं इसको। अब भिन्न का तो टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि ये भिन्न का टाइप क्या है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आगे और भी चीज़ें हैं। अगर हम डेसिमल भिन्न की बात करें, डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करें, तो डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं बाबू, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो होगा वह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसको शांत दशमलव कहते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अशांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है, यानी शांत दशमलव क्या हो गया कि जैसे ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ पॉइंट के बाद पूरी कट जाए तो वो दशमलव क्या कहलाता है, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग दशमलव जैसे 2.5 है, 2.94 है, यानी कि ये क्या हो गया कि दशमलव के कुछ अंक के बाद ये टर्मिनेट कर जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और इसको जब फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो आपको सीधा सीधी क्या करना है कि पॉइंट हटाना है, यानी दशमलव को हटाना है और नीचे जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतना 0 बैठा देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम 2.5 को फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 25, और एक अंक के बाद दशमलव है तो सीधा सीधी 1 पर 1 0 लगा देंगे, ये डेसिमल का फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए 0.34 है, इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो अब देखिए डेसिमल के 2 मतलब कि सीधा सीधी बात 2 अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि भाई 2 गो 0 नीचे लगा देंगे। तो ये हुआ कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक के बाद खत्म नहीं हो रहा है। तो जब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल जिसको रैकरिंग नंबर भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी दूसरा वाला है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको जो है आपको यह ऐसा दशमलव है जो रिपीट नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम कहें कि रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ, जैसे 1.3333 ये बार बार आ रहा है,
तो ये वाला जो डेसिमल होगा इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और इसको दिखाने के लिए सीधा सीधी जो अंक रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्लियर है ये बात। जैसे अगर 3.25 है, 25 बार बार आ रहा है, तो इसको अगर दिखाना हो तो सीधा सीधे 3.25 पे बार लगा देंगे। यानी कि ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। जबकि अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 1.23435567 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि एक ऐसा अशांत दशमलव जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो डेसिमल क्या कहलाता है, तो उसको आप नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है यह एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है, और इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों फ्रैक्शंस के रूप में लिखे जा सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सबको साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए अब अगर हम इसमें आगे बात करें कि सर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको तो हम आराम से फ्रैक्शंस में लिख पा रहे हैं कि अगर उसको फ्रैक्शन का रूप देना हो तो सीधा सीधी कि जितना अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है उतना जीरो नीचे लगा देते हैं। लेकिन अगर रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसको आप रिपीटिंग आवृत्ति वाली अगर अशांत दशमलव कहा जाए, उसको अगर आपको फ्रैक्शन का रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे 0.2 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाए। 0.39 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे। 0.525 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो कैसे इसका फ्रैक्शन का रूप क्या होगा, किसकी वैल्यू क्या होगी। या 2.34 है, इस पे बार लगा हुआ है, तब क्या होगा। या 3.567 है, इस पे बार लगा हुआ है, तब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। या आपका अगर 3.25 है, इस 5 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार में समझ जाइएगा आराम से। बहुत आसान चीज़ है कि अगर आपको कभी भी रिपीटिंग डेसिमल को अगर फ्रैक्शन बनाना हो, कि जैसे अगर ये फॉर्मेट दिख जाए कि 0.a पे बार है, तो सीधा सीधी दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा होगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। सीधा सी बात है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a/9। अगर 0.ab पे बार है तो अब क्या लिख देंगे इसको, तो ab लिख लेंगे सीधा सीधा, और 2 अंक पे बार है तो सीधा सीधा 2 9 लगा देंगे। अगर 0.abc है, अगर इस पे बार लगा हुआ है, तो आप सीधी सीधी बात कहेंगे कि abc है, आप 3 अंक पे बार लगा हुआ है तो 3 9 नीचे लिख देंगे। अगर आपका मान लीजिए ये फॉर्मेट हो a.b, इस पे बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि a+0.b पे बार, और इसको अगर फ्रैक्शन का रूप देना हो तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, b/9 बन जाएगा। तो जिसको आप कह सकते हैं कि a.b/9। इसी तरह से अगर a.bc है, इस पे बार है, तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, a.bc/99। क्लियर है ये बात। उसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ऐसा दिख जाए कि 0.ab है, अब a पे बार न होके ओनली b पे बार हो, तब अगर इसको फ्रैक्शन का रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधी क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जितना अंक है
उस अंक को एज इट इज पहले लिख लेना है, और जिस पर बार नहीं है, जिस पर लाइन नहीं खींचा हुआ है, उस डिजिट को इसमें से माइनस कर लेना है। माइनस कर लिए, उसके बाद जितने पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लगाएंगे। जैसे ये देखिए, एक पर बार है, एक पे नहीं है, तो एगो 9 लिख देंगे, और एक पर नहीं है तो एगो 0 लगा देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यही इसका फ्रैक्शन रूप होगा। उसी तरह से अगर 0 पॉइंट ABC है और ये BC पे बार लगा हुआ है, तब अगर इसका फ्रैक्शन रूप देना हो तो क्या होगा कि ABC दशमलव के बाद जितना भी अंक है उसको लिख लीजिए, और जिस पर नहीं लगा हुआ है उसको इसमें से माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 डिजिट पे बार है तो 2 गो 9, और एक पर नहीं है तो एगो 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं सीधा सीधी क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए 0.2 पे बार है तो क्या होगा 2/9, ये क्या हो जाएगा 39/99। इसको आप काट सकते हैं तो ये वैल्यू हो गई 13/33। अगर इसकी बात करें तो ये 525/999 हो जाएगा। अगर इसको लिखें तो 2.34/99 होगा। अगर इसकी बात कहें तो ये हो गया 3.567/999 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 3 पूर्णांक, ये तो पूर्णांक बन जाएगा। अब इसके बाद क्या कहेंगे 25 लिखिए, और 25 में जिस पर नहीं है उसको घटाइए। एगो 9 लिखना है क्योंकि एक अंक पे बार है, और एक पर नहीं है तो एगो 0 लिख देना है। तो अब ये आपका क्या हो गया 3.23/90। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अगली अगर हम बात करें तो सेम बात है कि शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, यानी कि जिसको रैकरिंग नंबर्स कहते हैं, यानी कि ऐसा भिन्न जो कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है और बार बार वो रिपीट कर रहा है, जैसे 353535, तो इसको हम 0.35 पे बार लगा देंगे। जैसे इस वाले में 0.32 12312 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख दिए 0.312 पे बार, यानी कि इसके ऊपर बार लगाया जाता है, उन डिजिट्स पे बार लगाया जाता है जो बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो अगला जो है वो है आपका मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव के कुछ अंक के बाद वैल्यू रिपीट होने लग गई। जैसे 0.2 था ये, अब उसके बाद 434343 आने लग गया, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये आपका हो गया 0.243, और जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब जैसे ये 0.3521 है, तो यानी 35 आया पहले, उसके बाद 21 रिपीट करने लग गया, इसीलिए 35 लिख करके 21 पे क्या लगा देंगे बार। तो ये जो फ्रैक्शंस होंगे, इसको अभी आपको हमने बताया भी कि इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड रैकरिंग मतलब फ्रैक्शन कहा जाता है, मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं इसको। चलिए अब अगर हम बात करें इसमें टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि किस तरह से भिन्न को हम लोग कह लीजिए कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहला आपको इसमें ट्रिक जानने की ज़रूरत है कि इसमें 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन कि अगर आपका पहला सिचुएशन अगर ऐसा दिख जाए कि फर्स्ट सिचुएशन कि अगर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उस फ्रैक्शंस का अगर न्यूमरेटर सेम दिख जाए, न्यूमरेटर क्या दिख जाए सेम दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि भाई इसमें जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी
उसकी वैल्यू कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू मतलब कि बड़ी होगी। ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर यानी कि अगर हमारा अंश जो है वह अगर सेम दिखता हो और सेम दिखता हो तब क्या ध्यान में रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर जो है वो बड़ा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू छोटी होगी। क्लियर है ये बात। और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर यानी जिस हर की वैल्यू छोटा होगा या छोटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। अगर ये ध्यान कब रखना है कि जब आपका न्यूमरेटर सेम दिखे। दूसरा इसमें हो सकता है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, जैसे a बाई बी है आपका c बाई बी हो जाए, d बाई बी हो जाए, यानी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है यानी कि अगर हर हमारा समान है, हर अगर समान हो तब इसका उल्टा बात करेंगे कि जिसका अंश यानी जो न्यूमरेटर जो अंश बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी, और जो अंश छोटा होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये बड़ा आसान सा बात हुआ कि सीधा सा अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो अंश बड़ा है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी और जो अंश छोटा है उसकी वैल्यू भी छोटी होगी। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम करके आपको दे, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि अगर अलग अलग आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शंस दे दिया जाए, तब अगर कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ध्यान रखिएगा कि तुरंत फ्रैक्शंस को हम किस में चेंज कर लेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। क्लियर हो रहा है ये बात। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो यानी कि इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर हर समान है तो जिस अंश का यानी जो अंश आपका बड़ा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होगी और जो अंश छोटा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होता है। और दूसरा बात ध्यान रखना है कि अगर अंश समान है और हर अगर अलग अलग है तो ध्यान रखना है कि जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है और जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे अगर अंश सेम है तो। उसके बाद यदि भिन्न का अंश और हर दोनों असमान है तो ध्यान रखना है कि उन्हें दशमलव वाली संख्या में बदल देने पर जो छोटी है वो छोटा भिन्न होगा और जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न होगा। उसके बाद हम लोग आराम से उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। ध्यान से एक बार आप अपने नेटवर्क को जो है नेटवर्क को एक बार यानी कि रिफ्रेश कर लीजिएगा। सही आ रहा है, हमारे तरफ से सही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। शशांक रुक रहा है, नहीं सर ये क्लास हाँ प्रभु योगी ये क्लास आपका डेली है। टाइमिंग आपका 8:30 मॉर्निंग का है। और उसके बाद यूट्यूब के अलावा आप जो है ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐप पर जुड़ेंगे अगर आप इस बैच से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एक्चुअली लाइव वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा आपको, वैसे यूट्यूब के अलावा ऐप पे तो वीडियो है ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको टेस्ट का अगर फैसिलिटी चाहिए टेस्ट सीरीज़ का, उसके अलावा अगर आपको टेस्ट का डिस्कशन चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, या आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो अगर चाहिए तो वो तभी आपको मिल सकता है जब आप हमसे ऐप पर जुड़ेंगे। और ऐप पर जुड़ने के लिए जो कमेंट आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक होगा, वहाँ से जा कर के जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है इससे आप जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें हम टोटल आपको कराएंगे, एक एक चैप्टर को कराएंगे विथ कॉन्सेप्ट, आपको ट्रिक्स
एकदम देखिए कितना आराम से आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको ट्रिक के अलावा कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत है कि किस तरह से क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। ये चीज़ तभी संभव है जब आप हमसे जुड़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना जो है नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक बार रिफ्रेश करिए और देखिए सही आना चाहिए। हमारी तरफ से सही है, हमारी तरफ से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और अगले पे आ जाते हैं कि अब आगे क्या आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, इसको आपको क्या कर रहा है कि बताइए सबसे छोटा और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो सीधी सी बात है, हम पहला नज़र डालें और हमको दिख गया कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, समान है। जब डिनोमिनेटर समान है, अंश समान है, तो सीधा सी बात, जिसका नुमरेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, और जिसका नुमरेटर यानी अंश बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप देख लीजिए 5, 3, 7, 9 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 3, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, 3/13, और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 9, तो इसलिए आपका सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 9/13। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में जब आते हैं तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपका नुमरेटर सेम कर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या कौन होगा अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अभी आपको हमने कहा है कि अगर नुमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 19 देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि इस डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कितना, 19 है। तो आप कहेंगे कि 6/19 की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है वो है सतत भिन्न है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई नियम नहीं होता है कि अंश हर से किस तरह से रिलेटेड है, नहीं है। तो ऐसा भिन्न लंगड़ा भिन्न भी कहलाता है। अगर हमको ऐसे भिन्न को अगर सॉल्व करना हो तो आपको सीधा सीधी क्या करना है, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे a × 1 a हुआ, फिर a+1/a होगा ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका क्या हो गया, a+1/a। अब ये पलटेगा तो ये हो गया a/a+1, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2a+1। ये क्या हो गया ऊपर में कि 2a+1/a+1, और फिर ये पलटेगा तो ऊपर में a+1/2a+1 है, जो कि आप इससे करेंगे तो ये 2a और a कितना हो गया, 3a+1 / 2a+1। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका 1, ये 1 और ये 1 जब जोड़ेंगे तो 1, 1, 2 भी हो जाएगा ये। यानी कि ये 2 + 3a / 1 + 2a होगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 3/2 हुआ ना। अब ये पलटेगा तो ये बेसिकली मेरा 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो 3 × 1 = 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये हो गया 5/3। ये बेसिकली कितना हो गया, 5/3। तो ये पलट के कितना हो गया, 3/5। तो आप कह सकते हैं कि 5 × 5 और 3 यानी 8/5 इसका आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 8/5 कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब आगे बढ़िए। अगर हम, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि
कि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 1 4/3। ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से हम यहाँ बाकायदे आपको लिख करके एक एक करके बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। ठीक है, तो चलिए अगर ये 4/3 हो गया तो अब ये क्या होगा, पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 था तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए 4 एकम 4 3 कितना हो गया, 7/4। ये आपका 7/4 हो गया नीचे में। अब तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, 11। 11/7 हो गया ये नीचे में। तो जब ये ऊपर पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 7/11। इसलिए 1 + 7/11 को हम 1.7/11 भी लिख सकते हैं। और 11 एकम 11 7 कितना हो गया, 18/11 भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 18/11, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यानी ध्यान ये रखना है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक और है कि आपको क्या करना है, 1 और 3, 1 से 3 ऐड किया इसको तो कितना हो गया, 3 और 1 4 हुआ। अब ये 4 जो है, ये 4 को अगर हम देखें तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, ये 4 आप यहाँ लिख लिए। अब 4 से क्या हो गया, अगले पे जा रहे हैं तो 4 और इस 3 को अगर जोड़ें तो 4 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 आ गया यहाँ पे, 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब इस 7 को यहाँ लिख लिए तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। फिर आगे बढ़ेंगे तो 11 में ये 11 हो गया तो 11 को यहाँ लिख लिए हम। 11 और 7 कितना हो गया, 18। सबसे पहले कितना जोड़ है देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को जोड़ है नहीं। तो यानी कि सबसे पहला जोड़ यहाँ से, आप यहाँ से देखिए कि 1 है 3 है, तो 1 3 कितना हो गया, 4। अब ये 4 हम यहाँ लिख लिए। तो अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7। जोड़ने पे 7 आया, 7 को आगे लिख लिए। फिर 7 4 कितना हो गया, 11। 11 7 कितना हो गया, 18। तो जो लास्ट वाला वैल्यू आया है वो अंश है, और जो उससे पहले वाला वैल्यू आया है वो हर है, यानी आपका 18/11 है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझिए। अगर इसको करना है तो आप क्या कहेंगे कि अब देखिए ये 2 है और ये 3 है ना। तो सबसे पहले 2 हम लिख लेते हैं और ये 3, 3 और 2 जुड़ के कितना होगा, 5, 5 और 3 जुड़ के कितना होगा, 8। चलिए ये 3 और 2 जुड़ा, उसके बाद ये वाले पे आ गए, जोड़ लिए, ये वाले पे आ गए, ये वाले पे आ गए, यानी 1 2 3 4, 4 बार जुड़ेगा। तो यानी 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 13 और 8 कितना हो गया, 21 हुआ नहीं। यानी देखिए एक बार आपका जोड़ यहाँ हुआ, एक बार जोड़ यहाँ हुआ, एक बार जोड़ यहाँ हुआ, और एक बार हम यहाँ जोड़े, 4 बार जोड़े, लास्ट में वैल्यू 21 आया है, उससे पहले 13 आया है। तो आपका आंसर 21/13 हो जाएगा। यानी ये न्यूमरेटर बनता है, ये डिनोमिनेटर बनता है। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3 2 कितना हो गया, 5/3। ये पलटा तो 3/5, तो 5 एकम 5 3 8/5। पलट के ये 5/8 देगा, तो 8 एकम 8 5 13/8। पलट के 8/13 देगा, तो 13 एकम 13 8 21/13 हो जाएगा। 21/13 वही इसका आंसर होगा। अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है, माइनस चल रहा है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आप कहेंगे कि 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया, कितना बचा, ये 1/2 बचा नहीं है। अब ये पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी कि 1 - 1/2, यानी वैल्यू 1/2 होगा। इसका आंसर 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि देखिए अंश में कितना है, 1 है, और हर में कितना है, 2 है।
लेकिन इसके बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब देखिए 1 में से 2 गया तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारा कितना बचा, 1, यानी कि इसमें से इसको घटाए तो कितना बचा, 1, और ये माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि ये 2 माइनस 1 है तो ये कितना आया, 1। अब आगे में से पीछे वाले को, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो आप अगले में लिखेंगे -1। ठीक है, फिर उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे तो अब देखिए -1 में से -1 करेंगे, आगे में से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, अब ये -2 में से -1 को माइनस करेंगे तो -2, अब माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1, यानी वैल्यू -1 हो गया। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए -1, और देखिए -1 हो गया अंश, -2 हो गया हर, तो -1/-2 आपका आंसर 1/2। इससे बेटर है कि आप इतना जो करने सोचने में लगिएगा कि किसको किधर से घटाएं नहीं घटाएं, आप ऐसे करके बढ़ते चले जाइए, ये और कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो एक बार, हाँ, लंगड़ा भी नहीं है, चलिए क्लियर है सभी लोगों को? तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि क्लियर हो गया है ना ये वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो अब क्या करिए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, ये पलट जाएगा, 2/3 था ये, तो पलट के क्या हो जाएगा, 3/2, तो 2 एकम 2 3 कितना हो गया, 5, 5/2, पलट के 2/5 हो गया, 5 एकम 5 में से 2 गया, 3/5, पलट के 5/3 हो गया, यानी 1 + 5/3 को आप 1.5/3 भी कह सकते हैं, या 3 एकम 3 5 कितना हो गया, 8/3, यानी आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 8/3 ही आया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसको अगर सॉल्व करना हो तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/5। अब ये पलटेगा तो 5/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 में से 5 गया तो -1/4, जो पलट के 4/1, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो क्या होगा, 4 में से 1 गया, -3, यानी 1/-3, दिस वैल्यू विल बी -1/3, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा बाबू, 5 के 20 और 1, 21/5 हो गया ना ये। अच्छा पलटेगा तो कितना होगा, 5/21, 21 या 63 और 5 कितना हो गया, 68/21 होगा नहीं ये। अब पलट के ये क्या हो गया, 2 ऊपर, यानी कि ये 2 + 21 ऊपर और 68 नीचे आ जाएगा ना। तो 68 गुना 2 करिएगा तो आपका 136 होता है, उसमें 21 को जोड़ दीजिए, यानी 157 बटे में कितना, 68, यही आपका आंसर हो जाएगा। 157/68, दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग, जो अभी जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को निपटाना है, कैसे करेंगे हम लोग। चलिए 5 या 15 में से 1 गया, 14/3 लगा देंगे ना। अब ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/14, 14 दूनी 28 में से 3 गया, कितना बचा, 25/14, ये पलट के क्या हो जाएगा, तो 14/25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 या 75 में से 14 माइनस कीजिए, कितना हो गया ये, तो ये हो गया 61, 61/25, पलट के 25/61 हो जाएगा ये। 61 गुना 5 करते हैं तो कितना हो गया, 5 6 5 30, 105 में 25 जोड़िएगा तो 330 होगा। तो बेसिकली 330/61 है ये, 61 ऊपर 330 नीचे, 330 गुना 2 660, उसमें 61 जोड़ लीजिए तो आपका हो गया 721, ये हो गया 721/330, तो आपका पलट करके क्या हो जाएगा, 330 ऊपर 721 नीचे, यानी कि ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट आंसर, एकदम सही है।
यानी कि अब अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए देखिए, एक्चुअली कल जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम्स है वह जो है खास करके एडवांस सेक्शंस आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा भी दे रहा है। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, और आपका जो है क्या कहते हैं एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जो आप रिव्यू चेक करेंगे तो डेफिनेटली वो सब क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लेना है, बस एक बार रिवीजन कर लेना है और जाके एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि अब जो है जो वितरित भिन्नों के अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, ये तो बता ही दिया हमने। और इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, नीचे से क्रिया आरंभ की जाती है और उत्तरोत्तर हम कहाँ की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को करते हैं कि अब प्लस माइनस ना हो करके अगर डिवीजन का यूज हो रहा है तब क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है बाबू, ये 1/3 है और जब इसको गुना डिवाइड को जब भी हम गुना में चेंज करेंगे तो वैल्यू पलटेगा तो ये सीधा सीधी 1/3 है, तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 गुना 3 हो जाएगा ना पलट के। तो ये 1/3 हो गया, तो 1/3, अब ये भागा को जब हम गुना बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे बाबू 1/1/3, तो 1 गुना 3 आंसर कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 3। ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको लंगड़ा भिन्न आता है तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया, 6/5। ये पलट के कितना हो गया, 5/6। तो 6 एकम 6 5 क्या हो गया, 11। 11/6 पलट के 6/11। 11 एकम 11 और 6 कितना हो गया बाबू, ये हो गया 17/11। अब इसको लिखना चाहें तो 17 गुना 11 ऊपर 17 नीचे, 17 17 कट गया, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 11। ध्यान रखना है कि ये नीचे से ऊपर की ओर सॉल्यूशन होता है इसमें। अगर ये क्वेश्चन है कि भाई a की वैल्यू ये है और तो बताइए 2a + 7 डिवाइडेड बाई 4 क्या मान क्या होगा। तो अब चलिए सबसे पहले a निकालते हैं। कैसे निकालिएगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। पलट के क्या हो गया, 2/3। 3 एकम 3 2 5/3 पलट के 3/5। 5 एकम 5 3 8/5 पलट के ये हो गया 8/5 है ये, तो ये पलट के 5/8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 5 कितना हो गया, 13। 13/8 a की वैल्यू आ गई, उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो 2 गुना 13/8 प्लस 7/4 यानी 7/4, 2 चौके 8 हो गया। 13 और 7 आपका कितना होता है बाबू, 20/4। तो 4 पंचे 20, आपका आंसर कितना होगा, सी होगा। चलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका वितरित भिन्न पे ही है। आपको क्या करना होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना होगा। 3 एकम 3 और 2 5/3 है ये 1 होने के कारण ये पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। तो 5 एकम 5 3 कितना हो गया, 8/5 पलट के ये हो गया 5/8। 8 एकम 8 5 13/8 जो कि पलट के 8/13 हो गया। 13 एकम 13 8 कितना हो गया, 21। 21/13 पलट के ये हो गया 21/13 है, तो 13/21। तो 21 गुना 21 और 13 कितना हो गया, 34। 34/21 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग लंगड़ा भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो आगे कुछ और भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया, 5/4। पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 5 एकम 5 4 कितना हो गया, 9/5। और यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 1 3/2 है, तो ये हो गया 3/2 और नीचे में 9/5 है, पलट के 5/9। तो 3 या 9 यानी वैल्यू 5/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, सीधा सी बात है। रवि कुमार मीना, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए
सब लोग ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसकी अगर बात करें, 4 तिया 12 और 1 13/4, पलट के 4/13, 13 एकम 13, 4 17/13, तो ये पलट के 13/17 हो गया। ये प्लस क्या है उधर भेज देंगे तो माइनस, सीधा सीधी 2 माइनस 13/17, तो 17 दूना 34, 34 में से 13 घटा दीजिए, 34 में से 13 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, यानी कि इसको इरेज कर लीजिए, कोई बात नहीं। यानी कि आप कहेंगे 17 दूना 34 में से 13 घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21/17, यानी 17 एकम 17, 1.4/17, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें, पांचवें क्वेश्चन की, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो सीधा सी बात है, आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़िए। 7 दूनी 14 में से 1 गया, तो आप कहेंगे 13/7 है। अब ये पलटेगा तो 7/13 हो जाएगा ना ये, तो 13 तिया 39, 39 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 32 होगा, यानी दिस वैल्यू विल बी 32/13, तो ये पलट के आंसर कितना 13/32 हो गया आंसर ऑप्शन ए। देखे, आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि टाइम नहीं लगे, फटाफट। चलिए अश्वनी कुमार, बुक जो है हर एक स्टॉल पे मिल जाएगा। देखिए लंगड़ा भिन्न को आपको जब भी सॉल्व करना हो तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक एक आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्या है, फास्ट कैलकुलेशन करते हुए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाइए, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हम करेंगे उसमें क्या होगा, आपको बाद में 2-4 दिन के बाद अगर उसमें आपको दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नीचे से ऊपर चलिए, कॉन्सेप्ट साफ क्लियर है कि नीचे से ऊपर सॉल्व करते हुए जाएंगे और सीधा फाइनली आंसर पे चल जाएंगे, ठीक है अश्वनी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अगर करना हो तो क्या करेंगे, नीचे से बढ़िए ऊपर, 5 एकम 5 4 कितना हो गया 9/5 हुआ ना जी। अब ये पलटेगा तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, ये 15/9 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पलटेगा ये। अब पलटेगा तो ये 3 जाके गुना होगा उसमें, तो देखिए 3 गुना 5 15, अब बटे 9 हो गई, 9 एकम 9 और 15 कितना हो गया बताइए, 15 9 24 हुआ, 24/9। जब हम इसको पलटेंगे तो बाबू ये 2 गुना 9/24 होगा नहीं, ये 3 तिया 9, 3 8 24, 2 से काटा 2 चौके 8, तो ये 3/4 देगा ना। और आप जानते हैं कि 1 + 3/4 को 4 एकम 4 3 कितना हो गया 7/4 लिख सकते हैं ना, यानी कि आपका आंसर 7/4 होगा, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो उल्टा कर दिया कि 13/48 किसके बराबर है, तो फटाफट देख लीजिए कि 48 कहाँ पे आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, 16 एकम 16 1 कितना हो गया 17/16, तो 16 तिया 48 17, कभी भी 48 नहीं होगा क्योंकि पलटेंगे तो 48 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया 9, 9/8, 8 पलट के ऊपर 9 नीचे, 9 दूनी 18, 8 कितना हो गया 18, 8 26 हो गया, 26/9, 9/26, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8 और 1 9/8, ये पलट के 8/9 हुआ, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 9 8 17/9, तो 9/17 हो गया। 17 तिया 51 और 9 कितना हो गया 60, 60/17, 17 पलट के ऊपर 60 नीचे नहीं दिया ये भी, अब तो फाइनली ये आना ही चाहिए। 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9/4, पलट के 4/9 हुआ, 9 एकम 9, 9 4 कितना हो गया 13, 13/9, तो ये 9/13 देगा ना जी। अब 13 तिया 39 और 9 कितना हो गया 48/13, ये पलटेगा तो डेफिनेटली 13 ऊपर 48 नीचे आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 5 9, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/4 हुआ, तो पलटेगा तो ये 4/5 हो गया, 5 तिया 15 4 19, 19/5, तो 5/19 हो गया, 19 दूना 38, 5 43/19, ये पलट के 19/43 देगा ना ये,
अब देखिए 19/43 प्लस 19/43, डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर को जोड़ देंगे, 19 कितना हो गया 38 बटे क्या हो जाएगा 43, 38/43 यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए अब अगर हम आगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगर इसको सॉल्व करना हो तो बोर्ड मास को भी लेते हुए चलेंगे साथ में। अब ये लंगड़ा भिन्न है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2 पलट के 2/9 देगा नहीं, ये 3 तिया 9 काट सकते हैं आप, तो 2/3, 3 दूना 6, 2 कितना हो गया 8/3 पलट के 3/8 हो गया, 4 दूनी 8, यानी ये वैल्यू हो गई 1 + 3/2 माइनस 1/2, 2 पंचे 10 का 5, यानी इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। तो अब एक से बताइए, आप ही बताइए कि अगर 5 में से 3 गया तो माइनस का 2/2, यानी 2/2 1 होगा, 1 में से 1 गया, आंसर कितना हो जाएगा आपका 0, 0 यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सीधा सीधी 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया 5/2, पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 यानी 2 दूना 4/5, ये क्या हो गया 4/5, तो 5 तिया 15, 4 कितना 19/5 पलट के कितना हो गया 5/19, यानी कि आंसर कितना ए सही होगा। वेरी गुड। चलिए आप लोग को ये क्वेश्चंस आराम से समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पे अगर आएँ तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 - 5/7 + 1/4 + 1/2 + 1/3, तो इसको भी सेम करिए, नीचे से क्या करेंगे ऊपर की ओर। चलिए 3 दूना 6 और 1 7/3 हुआ, तो 7/3 हुआ तो पलटेगा तो कितना होगा 3/7। देखिए इस मेथड में क्या होगा कि आपको कभी गलती नहीं हो सकता, समझे बात को। हाँ ऋषि सेन ये वाला जो बैच है वो आपको 250 में ही मिल रहा है। आपको बस क्या करना है कि रुक्मणी प्रकाशन के ऐप पे जाना है, वहाँ से आपको ये बैच परचेज कर लेना है, ठीक है, या इस बैच से आप जुड़ जाएंगे। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ऑफ़र बहुत जल्द ही आपका जो है ये ऑफ़र बंद कर दिया जाएगा, तब तक आप लोग इनरोल हो जाइए, ठीक है, क्योंकि ये वाला बैच दशहरा के शुभ अवसर पे आया हुआ है, तो इसीलिए सभी बच्चों इनका फ़ायदा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा ही मिलेगा। इतना कम में आपको इतना कुछ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जी जान लगाना है, मेहनत करना है और रिजल्ट की ओर बढ़ना है, और सफलता दिलाना हमारा काम है, ठीक है। आपको हम मेहनत करवाएंगे, आप मेहनत करिएगा तभी जाके सफलता मिलेगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, ये 7/3 हुआ, पलटेगा तो 3/7, तो 7 चौके 28, 3 कितना हो गया 31, 31/7, ये पलट के 7/31 देगा ना जी। अब चलिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी कि ये हो गया 217 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 224, ये हो गया 224/31, पलटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए 31 ऊपर 224 नीचे, और ये 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा गुना, और इससे पहले 1 माइनस है, तो चलिए 31 गुना 5 कितना हो गया 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी ये हो गया 1 - 155/224 होगा नहीं। अच्छा 1 - 155/224, तो 224 गुना 1 224, उसमें से 155 घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी 69/224, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको हमने लंगड़ा भिन्न पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया कि अब आपको कभी भी लंगड़ा भिन्न में कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको आराम से A to Z चीज़ें आपको इसको सीखनी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखेंगे। अब अगली क्लास में, जो कि अगला क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगले नेक्स्ट यानी कल जो हम कराएंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको कि जो आपका रैकरिंग नंबर्स होते हैं या रैकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं, उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करा जाता है, या उसके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। इसके अलावा
आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन पे कुछ भिन्न पर कुछ शब्द में आधारित क्वेश्चंस होते हैं जो भी एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस को कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का सेशन और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वैसे बच्चे जो आज इस सेशन को नहीं देख पाए हैं वो कल जो है डेफिनेटली सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा। और दूसरा चीज़ है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है उस टाइप का। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।